दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं शुभम राय और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम और 1784 ईस्वी का क्विट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था। अब इसके आगे के जो अधिनियम है उनको हम पढ़ते हैं। इसके आगे नेक्स्ट आता है हमारा 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और इसकी शक्तियों का विस्तार किया गया। इससे पहले जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उनके सलाह को मानना गवर्नर जनरल के लिए बिल्कुल ही आवश्यक था, परंतु 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है, तो उस वक्त इसको गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की सलाहों को मानना ऐच्छिक था। यह उनकी सलाहों को मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर कानून। इसके तहत भारत के जो व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और जो भी ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण प्रणाली के अधिकारी या कर्मचारी थे उनके वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। ये 1700 ब्रिटिश नियंत्रण प्रणाली के बोर्ड के जितने भी सदस्य और कर्मचारी थे उनके वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था 1793 के चार्टर कानून के तहत की गई। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 1813 ईस्वी का चार्टर कानून। ये आता है 1813 ईस्वी का चार्टर कानून। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसके चाय और चीन के साथ व्यापार को कंपनी के पास रखा गया। इसके तहत कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और इसके केवल चाय व चीन के साथ व्यापार चीन के साथ व्यापार का अधिकार, इस पर कंपनी ने अपना एकाधिकार बनाए रखा और बाकी व्यापार के एकाधिकार को कंपनी के हाथों से वापस ले लिया गया। कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसमें केवल चाय और चीन के साथ व्यापार जो था यह कंपनी के पास रहा। और इसी अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को पहली बार धर्म प्रचार की स्वीकृति मिली। 1813 ईस्वी का चार्टर कानून के तहत भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की
अनुमति मिली। इसी के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति मिली। हम समझते हैं कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें दो पॉइंट जो है वो हमारे लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। पहला आपका कि कंपनी के चाय के और चीन के व्यापार को 1833 ईस्वी के चार्टर कानून के तहत जारी रखा गया, और जो भी कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उनको समाप्त कर दिए गए। उसके बाद आता है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। हर 20 वर्ष के लिए एक अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था कंपनी के अधिकार को हर चार्टर अधिनियम के द्वारा। उसके बाद इसलिए 20-20 साल पे आप जो ये देखते हैं चार्टर अधिनियम हर 20 साल पे आपको मिलते हैं। ये आता है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसको हम समझते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंबई व मद्रास जो महत्वपूर्ण दो प्रेसिडेंसियां थी, बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी, इनके गवर्नर की विधायी शक्तियां उनको भी इसके अधीन कर दिया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और उसके अंतर्गत बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल उनके अधीन कर दिए गए थे। और जो इनकी बची खुची शक्तियां थी, विधायी शक्तियां, उनको भी 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और इसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अठारह ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक व विधायी कार्यों को पृथक कर दिया गया। इसके द्वारा कंपनी के जो प्रशासनिक व विधायी कार्य थे उनको पृथक कर दिया गया। और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, कंपनी के पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरा जाने लगा।
ब्रिटिश सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि जो कंपनी के महत्वपूर्ण पद हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरा जाएगा। पहले क्या होता था, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चयन। इसके पहले क्या होता था, लंदन में एक कॉलेज था, वहां से ग्रेजुएट होने के बाद कंपनी के जो कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति यहां पर कर दी जाती थी। परंतु 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरा जाएगा, जिससे उसमें भारतीय भी भाग ले सकेंगे। अब 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बाद भारत में एक 1857 ईस्वी का ऐसा विद्रोह हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत से जाते जाते बची। उसके बाद कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण सत्ता या संपूर्ण नियंत्रण को अपने हाथों में ले लिया और उसने 1857 के विद्रोह के बाद में कंपनी ने एक अधिनियम पारित किया जिसे भारत शासन का अधिनियम कहा गया। वो भारतीयों को यह दिखाना चाहते थे कि यह जो उनका अधिनियम है वह भारतीय हितों के लिए है। उसके बाद उन्होंने पारित किया 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया था कंपनी के, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। इनकी समाप्ति कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आए थे, इनकी समाप्ति कर दी गई और एक नए पद भारत सचिव का उद्भव हुआ। यहां पर एक नए पद की अस्तित्व में आया। यहां पर एक नया पद 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत एक नया पद अस्तित्व में आया जिसका नाम था भारत सचिव। भारत सचिव। इसकी कार्यकारी परिषद में कुल 15 सदस्य थे। भारत सचिव की कार्यकारी परिषद में कुल 15 सदस्य थे। भारत सचिव की कार्यकारी परिषद में और इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। सत्रह सौ 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और उसके अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर को किया गया। और फिर 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और इसके बाद जो भी अधिनियम पारित किए गए उन्हें भारत शासन अधिनियम के नाम से पारित किया गया, जिससे भारतीयों को यह लग सके कि यह भारतीयों के हित के लिए ब्रिटिश सरकार अधिनियम बना रही है। सो दोस्तों, पहले हमने आपको बताया था कि 1773 से लेके 1858 ईस्वी तक ये कंपनी का शासन था और 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ये ताज का शासन या ब्रिटिश सम्राट का शासन था। ब्रिटिश सम्राट का शासन। तो अब हमारा जो कंपनी का शासन था 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक, यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ताज का शासन या ब्रिटिश सम्राट का शासन, जो 1858 से 1947 ईस्वी तक होगा। सो उसको दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।